हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है मैंने आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट चला रखा हिंदी साहित्य का, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखें, ठीक है। और क्लास को शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी जरूर से जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। और भाई इसी के साथ मैंने आपको शॉर्ट भी प्रोवाइड करवा रखे, तो उन शॉर्ट को भी आप जरूर से ज़रूर देखें, क्योंकि हर एक शॉर्ट में एक क्वेश्चन आपको डेफिनेट पेपर में मिलेगा, ठीक है। तो उसको जाकर जरूर से ज़रूर देखें। और भाई मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज PYQ की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने बना दी है, ठीक है। चैनल पर उपलब्ध है, तो उसको भी आप जाके जरूर से ज़रूर देखें। आपको पेपर में बहुत ज़्यादा सहायता वहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले करेंगे क्वेश्चन हिंदी भाषा और उसका विकास। इससे तो पहला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? तो ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली या अवधी। तो अवधी जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली के अंतर्गत नहीं आती है भाई, ठीक है। व्याख्या में देख लेते हैं। अवधी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है, जबकि ब्रजभाषा, खड़ी बोली तथा बुंदेली शोर सैन्य अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी उपभाषा से विकसित हुई है, ठीक है। तो अपभ्रंश, उपभाषा और बोली। शोर सैन्य अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली, जिसको कोरवी भी कहते हैं, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी उपभाषा, ठीक है। इसके अंतर्गत पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवी। पहाड़ी उपभ्रंश, जो पहाड़ी उपभाषा है, इसके अंतर्गत वही कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली आती है, ठीक है। अर्धमागधी अपभ्रंश है, ठीक है। इसके अंतर्गत उपभाषा आएगी पूर्वी हिंदी। इसके अंतर्गत बोली आएगी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मागधी इसके अंतर्गत है बिहारी। बिहारी के अंतर्गत आएगी भोजपुरी, मगही, मैथिली, ठीक है। बंगला, उड़िया और असमिया, ये मागधी के अंतर्गत ही उपभाषाएं आती है। पैसाची के अंतर आएगी लहंदा और लहंदा पंजाबी। ब्राचड़, सिंधी, महाराष्ट्री, मराठी। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो इसमें कौन सी भाषा शामिल नहीं है भाई संविधान की 8वीं अनुसूची में? बोडो, मैथिली, भोजपुरी या डोगरी। तो भोजपुरी जो है ये शामिल नहीं है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। आरंभ में संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और उर्दू। 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी द्वारा सिंधी को शामिल किया गया। कब किया गया भाई सिंधी को शामिल? 1967 का जो 21वां संविधान हुआ था तब। और 71वें संविधान संशोधन जो 1991 में हुआ था, इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली तथा 92वें संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, इसमें बोडो, संथाली और मैथिली और डोगरी को जोड़ा गया था भाई। संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी शामिल नहीं है, इसे संविधान में शामिल करने का प्रस्ताव लाया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? बिहारी जो उपभाषा है, ठीक है, इसके विश्व वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? तो भोजपुरी, बुंदेली, मगही, मैथिली। जो बुंदेली है ये बिहारी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती। भोजपुरी, मगही और मैथिली आती है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देखते हैं। भोजपुरी, मगही, मैथिली, मगही अपभ्रंश बिहारी अपभ्रंश की उपभाषा है, ठीक है। मगही अपभ्रंश की बिहारी उपभाषा की बोलियां हैं, जबकि बुंदेली शोर सैन्य अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की बोली है। आगे है हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। इससे क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास से क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? तो किसे माना भी राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि? तो शहरपाद को, पुष्य को, शालिभद्र सूरि को या स्वयंभू को? तो जो शहरपाद थे इनको राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, ठीक है।
व्याख्या में देखते हैं हिंदी के प्रथम कवि, जन्म काल और मानने वाले विद्वान उनके। ठीक है, जो शैलपाद हैं इनका जन्म 8वीं शताब्दी या 769 ईस्वी के लगभग। ठीक है, इनको भाई राहुल सांस्कृत्या ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। पुष्य या पुंड, इनका जन्म 1972 ईस्वी यानी 9वीं शताब्दी। ठीक है, शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को हिंदी के प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया है। शालिभद्र सूरी 12वीं शताब्दी। गणपति चंद्रगुप्त, ठीक है, जो गणपति चंद्रगुप्त है इन्होंने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू 783 ईस्वी 8वीं शताब्दी। राम कुमार वर्मा ने, ठीक है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। नोट सर्व समिति से शैलपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है, जिनका जन्म 769 ईस्वी है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र का कवि नहीं है, तो इनमें से भाई अर्थशास्त्र के कवि कौन से नहीं हैं ये आपको बताना है। ठीक है, मलुकदास, सूरदास, परमानंद दास, कुंभनदास। जो मलुकदास है ये अर्थशास्त्र के कवियों में शामिल नहीं है। आंसर ये बिल्कुल सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का सही प्रस्तुत निम्नवर्त अर्थशास्त्र कवियों का जीवन क्रम देखते हैं। भाई अर्थशास्त्र की स्थापना विठलनाथ ने, जो विठल दास थे, इन्होंने 1565 ईस्वी में की थी। 4 अपने शिष्य और 4 अपने पिता वल्लभाचार्य के शिष्यों को लेकर भाई। ठीक है, तो 8 शिष्यों को लेकर इन्होंने अर्थशास्त्र की स्थापना की थी। अब इन कवियों का जीवन काल देख लेते हैं, इनका जन्म स्थान, उनके गुरु को यहाँ पर देख लेते हैं भाई। तो इनके कवि कुंभनदास जी का जन्म 1468 ईस्वी में हुआ और मृत्यु ही 1583 में। इनका जन्म स्थान है जमुनावती उत्तर प्रदेश में और उनके गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य। सूरदास 1478 में इनका जन्म, 1583 मृत्यु। जन्म स्थान है इनका सिही उत्तर प्रदेश में, वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। परमानंद दास 1493 में इनका जन्म, कन्नौज उत्तर प्रदेश में, वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। कृष्णदास 1496 में इनका जन्म, 1578 में इनकी मृत्यु। चिलोत्रा गुजरात इनका जन्म स्थान है, वल्लभाचार्य इनके गुरु रहेंगे। गोविंद स्वामी 1505 ईस्वी से 1585 में इनका जन्म हुआ। आंतरिया राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। विठलनाथ इनके गुरु थे। छेद स्वामी 1515 में इनका जन्म हुआ, 1585 में मृत्यु हुई। कहाँ पर जन्म हुआ? मथुरा उत्तर प्रदेश और विठलनाथ इनके गुरु रहेंगे। चतुर्भुजदास 1530 में इनका जन्म हुआ, 1585 में मृत्यु। जमुनावती उत्तर प्रदेश में, विठलनाथ इनके गुरु थे। नंददास 1533 में जन्म, 1583 मृत्यु, रामपुर में और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, रामपुर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और ये विठलनाथ के शिष्य थे वे। ठीक है, और जो कुंभनदास है और चतुर्भुजदास, पिता पुत्र का इनमें संबंध था भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? तो भाई चिंतामणि की हमें रचना बतानी है, कौन सी है? अलंकार प्रकाश है, रसराज है, कवि कुल कल्पतरु है या काव्य निर्णय है? तो कवि कुल कल्पतरु, ठीक है, चिंतामणि की काफ़ी महत्वपूर्ण रचना और काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है, तो सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या, काव्य रचना, रचनाकाल और रचनाकार भाई। अलंकार प्रकाश 1648 में क्या है इसका प्रकाशन हुआ। भूषण इसके रचनाकार है और भूषण का दूसरा नाम मुरलीधर भी था भाई। रसराज 1663 ईस्वी, मतीराम इसके रचनाकार रहेंगे। कवि कुल कल्पतरु 1650 ईस्वी, चिंतामणि इसके रचनाकार है। काव्य निर्णय 1746 ईस्वी, भिखारीदास इसके रचनाकार रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? तो इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है भाई? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, राधा कृष्णदास, जसवंत सिंह या गया प्रसाद शुक्ल स्नेही? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्विवेदी युग के कवि रहेंगे। अपना डी आंसर बिल्कुल सही है। व्याख्या में देख लेते हैं। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन 1855 में इनका जन्म हुआ, 1923 में इनकी मृत्यु हुई। और राधा कृष्णदास 1865 में जन्म, 1907 में मृत्यु, ये भारतेंदु युग के। तथा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1883 में जन्म, 1972 में मृत्यु, ये द्विवेदी युग के कवि है। जबकि जसवंत सिंह 1626 ईस्वी से 1668 ईस्वी रीतिकाल के कवि है भाई। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? तो कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है भाई? इनमें से आपको ये बताना है। तो केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन या शिव मंगल सिंह सुमन? तो
प्रगतिवाद के कवि भवानी प्रसाद नहीं हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रयोगवाद के कवि हैं भाई। व्याख्या देख लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 में हुआ, मृत्यु 2000 ईस्वी में है। वासुदेव सिंह त्रिलोचन, ठीक है, वासुदेव सिंह किसका नाम है? त्रिलोचन का है। काफ़ी बार पेपर में पूछा गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म 1917 में हुआ, 2007 में मृत्यु। शिव मंगल सिंह सुमन 1915 में जन्म, 2002 में मृत्यु। ये सभी प्रगतिवाद के कवि है। जबकि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 और मृत्यु 1985 में हुई, ये प्रयोगवाद के कवि है। ये दूसरे शतक के कवि है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, किसकी पंक्तियाँ हैं? तो अज्ञे, नागार्जुन, राम कुमार और शमशेर बहादुर सिंह। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये अज्ञे की पंक्तियाँ रहेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्याख्या और पंक्तियाँ। तो अभी व्याख्या में है पंक्ति और पंक्तिकार। पहली पंक्ति है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये आगे जी की पंक्तियाँ। घुन काय सह तीरों पर ही 12 खड़ी विधाता बाचे, नागार्जुन की पंक्ति रहेगी। एक पीली शाम पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता, ये शमशेर बहादुर जी की पंक्ति है। हे ग्राम देवता नमस्कार, सेना चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से दिया प्यार, राम कुमार वर्मा की पंक्ति रहेगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, आत्महत्या के विरुद्ध या लिपटा रजाई में। तो जो आत्महत्या के विरुद्ध है, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है, और बाकी तीनों की तीनों रचनाएं इन्हीं की हैं। अगला आगे है व्याख्या में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य कृतियाँ देख लेते हैं। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविता एक, कविता दो, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, कॉफी हाउस में एक, मेलोड्रामा, अहम से मेरी बड़ी हो तुम, विगत प्यार, लिपटा रजाई में, मैंने कब कहा था, इत्यादि। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काफ़ी महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं। अब रघुवीर साहे जी की देख लेते हैं। सीढ़ियों पर धूप में 1960 में, सॉरी, आत्महत्या के विरुद्ध 1967 में, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 में, लोग भूल गए 1982 में, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 1979 में, एक समय था, इत्यादि। आगे देखते हैं, इंदु पत्रिका के संपादक का क्या नाम था? जो इंदु पत्रिका है, इसके संपादक का क्या नाम है भाई? ये आपको बताना है। तो इंदु पत्रिका के संपादक का क्या नाम है? तो क्या नाम है? अंबिका प्रसाद गुप्त, जगदीश गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, काशी प्रसाद जायसवाल। तो अंबिका प्रसाद गुप्त रहेंगे इंदु पत्रिका के संपादक। तो पत्रिका, प्रकाशन वर्ष, संपादक, पत्रिका का प्रकाशन, प्रकार और प्रकाशन स्थल में। तो इंदु पत्रिका 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अंबिका प्रसाद गुप्त इसके संपादक रहेंगे। ये मासिक पत्रिका थी और काशी से निकलती थी। नई कविता 1954 में प्रकाशित हुई। जगदीश गुप्त इसके संपादक थे। ये अर्धवार्षिक पत्रिका थी और इलाहाबाद से निकलती थी। समालोचक 1902 में प्रकाशित हुई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके संपादक थे और मासिक पत्रिका थे, जयपुर से निकलती थी। पाटलिपुत्र 1914 में प्रकाशित, काशी प्रसाद जायसवाल की ये इसके संपादक थे। मासिक पत्रिका थी और पटना से निकलती थी। अगला क्वेश्चन है, रस गंगाधर किसका ग्रंथ है? जो रस गंगाधर है, ये किसका ग्रंथ है? तो मम्मट का है, पंडित राज जगन्नाथ का, विश्वनाथ का, शिवेंद्र का। तो रस गंगाधर भी पंडित राज जगन्नाथ का ग्रंथ रहेगा। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। व्याख्या में देख लेते हैं, ग्रंथ दे रखे हैं और ग्रंथकार दे रखे हैं। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ का ग्रंथ है। काव्य प्रकाश मम्मट का है। कवि कंठाभरण शिवेंद्र का है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ कविराज का रहेगा भाई। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं जो हैं, इनसे क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का है भाई? ठीक है, देवकीनंदन खत्री का नहीं है। ठीक है, वो हमें बताना है। नरेंद्र मोहिनी, भाग्यवती, चंद्रकांता, कुसुम कुमारी। तो देवकीनंदन का भी भाग्यवती जो उपन्यास है, ये नहीं है। ठीक है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। चंद्रकांता 1888, चंद्रकांता संतति 24 भाग है इसके और 1896 में प्रकाशित। नरेंद्र मोहिनी 1893 में प्रकाशित है। वीरेंद्र वीर 1895 में, कुसुम कुमारी 1899 में, काजल की कोठरी 1902 में, अनूठी बेगम 1905 में, गुप्त गोदान 1913 में, भूतनाथ 6 भाग है भूतनाथ के भी 1907 में प्रकाशित है। ठीक है, ये सभी देवकीनंदन खत्री के उपन्यास है, आपको ध्यान रखना है। जबकि भाग्यवती 1877 ईस्वी सदाराम फिल्लोरी और कुसुमलता 1899 हरे कृष्ण जौहर का उपन्यास है।
नोट, देवकीनंदन खत्री कृत भूतनाथ 6 भाग में प्रकाशित है, जो 1907 में प्रकाशित हुआ, और ये क्या है, अधूरा उपन्यास है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? तो इनमें से कौन सा कहानीकार ऐसा जो ग्रामीण चेतना से संबंधित नहीं है? मार्कंडेय, विवेकी रॉय जी, शिव प्रसाद सिंह, निर्मल वर्मा। दोस्त निर्मल वर्मा जो है ये भाई ग्रामीण चेतना से संबंधित कहानीकार नहीं है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। निर्मल वर्मा पाश्चात्य परंपरा के कहानीकार उपन्यासकार माने जाते हैं। इनकी कहानियों में रोमानी रुचि से प्रभावित है। ठीक है, इनकी कहानियाँ क्या है, रोमानी रुचि से प्रभावित है निर्मल वर्मा की। निर्मल वर्मा अवसाद, निराशा, अलगाव बोध, संत्रास भाव, मन की अंधकार भरी गुफाओं में भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार है, जबकि मार्कंडेय, विवेक किरो तथा शिव प्रसाद सिंह ग्रामीण चेतना के कहानीकार हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित? तो किसके जीवन पर आधारित है भाई आवारा मसीहा? बंकिम चंद्र, प्रेमचंद्र, शरत चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर। तो भाई जो शरत चंद्र जी है इनके जीवन पर आधारित है आवारा मसीहा, और विष्णु प्रभाकर इसके रचनाकार हैं। व्याख्या देख लेते हैं। बांग्ला के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा नामक जीवनी लिखी, जो 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह 3 पर्वों में विभक्त है। कितने पर्वों में विभक्त है भाई? 3 में। दिशाहरा, दिशा की खोज और दिशांत, ये काफी बार पूछा गया है भाई। जबकि प्रेमचंद्र की जीवनी उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद्र घर में 1944 ईस्वी में रचित है भाई। प्रेमचंद्र के पुत्र अमृत राय ने प्रेमचंद्र की जीवनी कलम का सिपाही 1962 ईस्वी में लिखा है। अगला क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है ये आपको बताना है। अग्निलोक, परशुराम की प्रतीक्षा, अंधायुग, एक कंठ विस्पाई। तो परशुराम की प्रतीक्षा नाट्य काव्य नहीं है भाई। ठीक है, आपको ध्यान रखना, बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। रचना, प्रकाशन वर्ष, रचनाकार और विधा। ठीक है, अग्निलेख 1976 में प्रकाशित है। अग्निलेख के रचनाकार है भारत भूषण अग्रवाल। ठीक है, और इसकी विधा क्या है, ये नाट्य काव्य है। अंधायुग 1955 ईस्वी में प्रकाशित, धर्मवीर भारती इसके रचनाकार रहेंगे, ये भी एक नाट्य काव्य है। एक कंठ विस्पाई 1963 में प्रकाशित, दुष्यंत कुमार इसके रचनाकार रहेंगे, ये भी नाट्य काव्य है भी। और परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी में प्रकाशित, रामधारी सिंधिया इसके रचनाकार है, ये एक काव्य है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो कौन सा ग्रंथ नहीं इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का? अशोक के फूल भी है, कुटुज भी है, विचार प्रभावी, लेकिन वृंत और विकास ये इनका नहीं है। व्याख्या में देखते हैं। अशोक के फूल 1948 में प्रकाशित, कल्पलता 1951 में प्रकाशित, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 में, विचार और वितक 1957 में, विचार प्रवाह 1959 में, कुटुज 1964 में, साहित्य सहचर 1965 में, आलोक पर्व 1972 में इत्यादि। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 ईस्वी में इनका जन्म, 1971 में मृत्यु हुई। इनके सभी निबंध संग्रह है। जबकि कवि और काव्य 1936, साहित्यिक 1938, जीवन यात्रा सहचारणी 1939, युग और साहित्य 1941, सामयिक 1955, धरातल 1948, प्रतिष्ठान संकल्प 1955, आधान 1957, वृंत और विकास 1959 इत्यादि शांति प्रिय द्विवेदी के निबंध संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है? तो क्या है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं ग्रंथ के लेखक का नाम? तो नगेंद्र है, नंदुलारे वाजपेयी, कुबेरनाथ रॉय या रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा जी रहेंगे। 4 आंसर अपना बिल्कुल सही है। व्याख्या में देख लेते हैं। आलोचना ग्रंथ है, प्रकाशन वर्ष है और आलोचक है। तो प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 में प्रकाशित, रामविलास शर्मा इसके लेखक रहेंगे। रस सिद्धांत 1977 में प्रकाशित, नंदुलारे वाजपेयी इसके रचनाकार रहेंगे। रीति काव्य की भूमिका 1941 में प्रकाशित, डॉक्टर नगेंद्र इसके रचनाकार रहेंगे। महाकवि की तर्जनी 1979 ईस्वी, कुबेरनाथ राय इसके रचनाकार रहेंगे। आगे काव्य शास्त्र एवं आलोचना। ठीक है, इससे क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। इनमें से कौन रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? तो कौन नहीं है भाई? शंकुक है, भट्टरोलक भी है, अभिनव गुप्त भी है, लेकिन वामन जी नहीं है। सी आंसर अपना सही रहेगा। भरतमुनि के रस सूत्र के व्याख्याकारों में 4 नाम आता है। इनमें भट्टरोलक, शंकुक,
भट्ट नायक और अभिनव गुप्त है, जबकि वामन रीति संप्रदाय के जनक या प्रवर्तक माने जाते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? तो किसका है? आई ए रिचर्ड का है, मैथ्यू अर्नल्ड का है, लुकाज का या क्रोचे का है? तो द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म आई ए रिचर्ड का ग्रंथ रहेगा। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। व्याख्या में देखते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 ईस्वी में प्रकाशित, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में प्रकाशित, साइंस एंड पोइट्री 1926 में प्रकाशित, दी फिलोसफी ऑफ रेटारिएट 1936 में प्रकाशित आदि ये आई ए रिचर्ड की रचनाएं हैं। और आई ए रिचर्ड का जन्म 1893 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1979 ईस्वी में हुई थी। आगे एस्थेटिक 1902 में यह क्रोचे की रचना है, जबकि कल्चर एंड अनार्की 1869 ईस्वी में, लिटरेरी एंड ड्रामा 1973 ईस्वी, एसेज एंड चर्च एंड स्टेज द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम 1877 ईस्वी आदि मैथ्यू अर्नल्ड की रचनाएं हैं भी। आगे भी तथ्य विविधा, इससे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है, तथ्य विविधा, इससे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी और कुरुक्षेत्र, ये ऑप्शन ही अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या, रचना, प्रकाशन वर्ष, रचनाकार और विधा। प्रिय प्रवास 1914 में प्रकाशित, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी की रचना है, एक प्रबंध काव्य है। साकेत 1931 में प्रकाशित, मैथिली शरण गुप्त इसके रचनाकार है, ये भी एक महाकाव्य है। कामायनी 1936 में प्रकाशित, जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार है और ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है। कुरुक्षेत्र 1948 में प्रकाशित, रामधारी सिंह दिनकर इसके रचनाकार है, ये भी क्या एक प्रबंध काव्य है भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो हिंदी पत्रिका, तो भाई आनंद कादम्बनी, ब्राह्मण, भारतोदय, हरिश्चंद्र मैगजीन। तो सबसे पहले हरिश्चंद्र मैगजीन आएगा, फिर आनंद कादम्बनी, फिर ब्राह्मण, फिर भारतोदय। तो सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। पत्रिका, इसका प्रकाशन वर्ष, संपादक और पत्रिका का प्रकार और स्थान देख लेते हैं। पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में प्रकाशित, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक है, ये मासिक पत्रिका थी और बनारस से निकलती थी। आनंद कादम्बनी 1881 में प्रकाशित, ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन इसके संपादक रहेंगे, मासिक पत्रिका थी और मिर्जापुर से निकलती थी। ब्राह्मण 1883 में प्रकाशन हुआ, प्रताप नारायण मिसर इसके संपादक थे, ये मासिक पत्रिका थे और कानपुर से निकलती थी। भारतोदय 1885 में इसका प्रकाशन हुआ पत्रिका का, सीताराम शर्मा इसके संपादक थे, दैनिक ये पत्रिका थी और कानपुर से निकलती थी। आगे निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो उपेंद्र नाथ अश्क, लीला चंद्र जोशी, मोहन राकेश या नरेंद्र कोहली। तो बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, लीला चंद्र जोशी, उपेंद्र नाथ अश्क, मोहन राकेश और नरेंद्र कोहली। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। आगे देख लेते हैं व्याख्या में। व्याख्या, रचनाकारों का जीवन काल के अनुसार अनुक्रम है। लीला चंद्र जोशी 1902 में जन्म, 1982 में इनकी मृत्यु हुई। उपेंद्र नाथ अश्क 1910 में इनकी जन्म, 1996 में इनकी मृत्यु हुई। मोहन राकेश 1925 में जन्म हुआ, 1972 में इनकी मृत्यु हुई तथा नरेंद्र कोहली 1940 में इनका जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन है भाई, रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम हमें बताना। जो रामचरितमानस है भाई, ठीक है, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस, इसके जो 7 कांड है इनका हमें सही अनुक्रम लगाना है। तो बालकांड, अयोध्याकांड, किष्किंधा या अरण्यकांड। तो भाई बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड और किष्किंधाकांड। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। व्याख्या में देख लेते हैं, तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस 1574 में 7 कांड है इसके। ठीक है, जो रामचरितमानस है तुलसीदास द्वारा रचित है, 1574 में इसका प्रकाशन हुआ, इसके अंतर्गत 7 कांड है। इनका अनुक्रम देख लेते हैं हम, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड भी। अगला क्वेश्चन है, कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है, द्विजदेव, केशवदास, विद्यापति, रसखान। तो विद्यापति, रसखान, केशवदास और द्विजदेव आएंगे। बी आंसर, सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा।
यहाँ पर देख लेते हैं जीवन काल के अनुसार अनुक्रम। विद्यापति का जन्म 1350 में हुआ, मृत्यु 1460 में हुई। रसखान का जन्म 1533 में हुआ, 1618 में इनकी मृत्यु हुई। केशव दास का 1555 में जन्म हुआ, 1617 में इनकी मृत्यु तथा द्विजदेव का 1820 में जन्म हुआ और 1861 में इनकी मृत्यु हुई। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। तो सही अनुक्रम देखते हैं, नाटक दे रखे हैं, इनका सही अनुक्रम हमें बताना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, भार दुर्दशा, स्कंदगुप्त, कबीरा खड़ा बाजार में। तो भाई सही अनुक्रम बताना है। देखते हैं, पहले भार दुर्दशा आएगी नाटक, फिर स्कंदगुप्त आएगा, फिर कबीरा खड़ा बाजार में, कहे कबीर सुनो भाई साधो। तो बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा और हम व्याख्या में देख लेंगे। नाटक, प्रकाशन वर्ष और नाटककार। भार दुर्दशा 1880 में प्रकाशित, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके नाटककार रहेंगे। स्कंदगुप्त नाटक 1928 में प्रकाशित, जयशंकर प्रसाद इसके नाटककार रहेंगे। कबीरा खड़ा बाजार में 1972 में प्रकाशित, भीषम साहनी इसके नाटककार रहेंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो 1987 में प्रकाशित, नरेंद्र मोहन इसके नाटककार रहेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। धरती धन है अपना, झूठा सच, आधा गांव या धार। तो भाई पहले झूठा सच आएगा, फिर आधा गांव आएगा, फिर धरती धरना अपना, फिर धार आएगा। तो झूठा सच, आधा गांव, धरती धरना अपना, फिर धार। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। इसकी व्याख्या यहाँ पे देख लेते हैं। उपन्यास, प्रकाशन वर्ष, उपन्यासकार। झूठा सच 2 भाग में है, प्रथम भाग 1958 में प्रकाशित, द्वितीय भाग 1960 में, और यशपाल इसके उपन्यासकार रहेंगे। आधा गांव 1966 में प्रकाशित है, राही मासूम रजा इसके रचनाकार रहेंगे। धरती धन्ना अपना 1972 में प्रकाशित, जगदीश चंद्र इसके लेखक रहेंगे। धार 1990, संजीव इसके लेखक रहेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। तो पंच परमेश्वर, पर्दा, परिंदे, पाल गोमरा का स्कूटर। तो ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं, कहानी, प्रकाशन वर्ष और कहानीकार। पंच परमेश्वर 1916 में प्रकाशित प्रेमचंद्र की कहानी है। पर्दा 1944 में प्रकाशित यशपाल की कहानी है। परिंदे 1960 में प्रकाशित निर्मल वर्मा की कहानी है। पाल गोमरा का स्कूटर 1997 में प्रकाशित उदय प्रकाश की कहानी रहेगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, तो सही अनुक्रम हमें बताना है। देखते हैं, पहले बाल मुकुंद गुप्त, फिर सरदार पूर्ण सिंह, फिर श्याम सुंदर दास, फिर बाबू गुलाब राय। ये आंसर अपना सही है। व्याख्या में देख लेते हैं, निबंधकार, जीवन काल। बाल मुकुंद गुप्त, इनका जन्म 1865 में हुआ, 1907 में मृत्यु। श्याम सुंदर दास 1875 में जन्म, 1945 में मृत्यु। सरदार पूर्ण सिंह 1881 में जन्म, 1939 में मृत्यु। बाबू गुलाब राय 1888 में जन्म, 1963 में मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो पहले तो भरत मुनि ही आएंगे। ठीक है, भरत मुनि के बाद भामा, फिर अभिनव गुप्त, फिर विश्वनाथ। तो सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं, आचार्य जीवन काल और उनकी प्रमुख रचनाएं। भरत मुनि द्वितीय शताब्दी, नाट्यशास्त्र इनकी रचना रहेंगी। भामा 6वीं शताब्दी, काव्य अलंकार इनकी रचना रहेगी। अभिनव गुप्त 10वीं 11वीं शताब्दी, धवन्या लोचन इनकी रचना रहेगी। विश्वनाथ 14वीं शताब्दी, साहित्य दर्पण की रचना रहेगी भी। निम्नलिखित कृतियों को उनके निबंधकारों के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, तो पगडंडियों का जमाना, हरिशंकर परसाई, पहले जो आता वो हमें करना है। तो 1-4 हो गया। तो 1-4 देख लेते हैं कहाँ पे है। 1-4 ओनली एक ही ऑप्शन में है, सी में। तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। मिलान यहाँ पे हम अच्छी प्रकार से देख लेते हैं। निबंध, रचनाकार और निबंधकार। पगडंडियों का जमाना 1966 ईस्वी, हरिशंकर प्रसाई इसके रचनाकार है। अंगद का पाव 1958 ईस्वी, श्रीलाल शुक्ल इसके रचनाकार रहेंगे। गंधमादन 1972 ईस्वी, कुबेरनाथ राय इसके रचनाकार है। जीप पसवारी लिया 1971 ईस्वी, शरद जोशी इसके रचनाकार रहेंगे। फूलों वाले कैक्टस, रविंद्रनाथ त्यागी इसके रचनाकार है। 1978 में इसका प्रकाशन हुआ था भाई। ठीक है, देखो मिलान वाले क्वेश्चन में जो हमें सबसे पहले आता वो करके हमें ऑप्शन चेक करने होते हैं। अगर एक ही ऑप्शन मिल जाता तो वो हमारा बिल्कुल सही है, अगर नहीं आता तो उसके बाद हम आगे मिलान कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, फिर मिलान है भाई। ठीक है, निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी, देवराज, रामविलास शर्मा, लक्ष्मी
कांत वर्मा। तो देख लेते हैं भाई, तो देखते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1 का 2। तो 1 का 2 देखते हैं किस में है। तो देखो 1 का 2 ओनली डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन अपना सही रहेगा। अब देखते हैं देवराज की है छायावाद का पतन, बी का 1। ठीक है, बी का 1 हो गया, ये रहा बी का 1। फिर रामविलास शर्मा का कवि आस्था और सौंदर्य, आस्था और सौंदर्य। ठीक है, ये रहा आस्था और लक्ष्मीकांत वर्मा का है नई कविता के प्रतिमा। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और हम व्याख्या में अच्छी प्रकार से देख लेंगे। आलोचना, प्रकाशन वर्ष और आलोचक। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में प्रकाशन हुआ, रामस्वरूप चतुर्वेदी इसके आलोचक रहेंगे। छायावाद का पतन 1948 ईस्वी, डॉक्टर देवराज इसके आलोचक हैं। आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी, रामविलास शर्मा इसके आलोचक रहेंगे। नई कविता के प्रतिमान 1957 ईस्वी, लक्ष्मीकांत वर्मा इसके आलोचक रहेंगे। कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी, राम नामवर सिंह इसके रचनाकार रहेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो 11 वर्ष का समय दुलाई वाली ग्राम रानी केतकी की कहानी। तो 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है? रामचंद्र शुक्ल जी की है। तो 1 का 4 हो गया भाई। 1 का 4 हमारे किस ऑप्शन में है? ओनली बी ऑप्शन में है, इसलिए बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। दुलाई वाली बंग महिला, ठीक है, बी का 1 हो गया भाई। देखो बी का 1 ये रहा। ठीक है, रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की है, डी का 4। और ग्राम ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की कहानी रहेगी। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। व्याख्या में देखते हैं कहानी, प्रकाशन वर्ष और कहानीकार भाई। 11 वर्ष का समय 1903 में इसका प्रकाशन हुआ, रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है। दुलाई वाली बंग महिला राजेंद्र बाला घोष इसके कहानीकार रहेंगी, 1907 में इसका प्रकाशन हुआ। ग्राम जयशंकर प्रसाद इसके कहानीकार, 1911 में इसका प्रकाशन हुआ था। रानी केत की कहानी 1808 ईस्वी, इंशाअल्लाह खां इसके लेखक रहेंगे। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद 1850 में ये प्रकाशित हुई थी, 1850 और 1880 के बीच में। अब उपन्यास दे रखे, इनके लेखकों के साथ हमको इनको सम्मिलित करना है। तो विराटा की पद्मिनी, वैशाली की नगरवधु दिव्या, चारूचंद्र लेख। तो वैशाली की नगरवधु चतुरसेन शास्त्री। तो बी का 1 हो गया भाई। तो बी का 1 देखते हैं किस में है। बी का 1 ओनली एक ऑप्शन में है, तो अपना बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आगे भी मिलान कर लेते हैं। विराटा की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा, तो बी का 2 था, बिल्कुल सही है। दिव्या यशपाल बिल्कुल सही है। और चारूचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी भाई। व्याख्या में देखते हैं उपन्यास, प्रकाशन वर्ष और उपन्यास का। विराटा की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है और 1936 में प्रकाशित हुआ था। वैशाली की नगरवधु चतुरसेन शास्त्री जी का उपन्यास है, 1949 में प्रकाशित हुआ था। दिव्या यशपाल का उपन्यास है, 1945 में ये प्रकाशित। चारूचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है, 1963 में प्रकाशित हुआ था। परख जिनेन्द्र जी का उपन्यास 1929 में प्रकाशित हुआ था। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है काव्य संग्रह को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो हिमकृष्णी अमोला 2 दे रखे, आगे है हिमकृष्णी माखनलाल चतुर्वेदी अमोला त्रिलोचन। तो 1 का 2 बी का 1। ठीक है, 1 का 2 बी का 1 देख लेते हैं। 1 का 2 बी का 1, 1 का 2 बी का 1 डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। काल तुझसे होड़ है मेरी ये शमशेर बहादुर सिंह का है, गीत फरोज भानु प्रसाद जी का रहेगा। तो अपना डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और व्याख्या में देख लेते हैं काव्य संग्रह, प्रकाशन वर्ष, उनके कवि। हिमकृष्णी माखनलाल चतुर्वेदी जी का काव्य संग्रह 1943 में प्रकाशित हुआ था। अमोला वासुदेव सिंह त्रिलोचन जी का है। एक काल तुझसे होड़ है मेरी शमशेर बहादुर सिंह जी का है, 1968 में प्रकाशित हुआ। गीत फरोज भवानी प्रसाद मिश्र जी का कहानी संग्रह रहेगा, 1953 में प्रकाशित हुआ। मिट्टी की बारात शिव मंगल सिंह सुमन जी का काव्य संग्रह 1972 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, आत्म कथाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सम्मिलित करना। एक कहानी ये भी मन्नू भंडारी जी की है, 1 का 4। अन्या से अनन्या, हादसे, रसीदी टिकट। तो 1 का 4। ठीक है, 1 का 4 हमारा एक ही ऑप्शन में है, इसलिए एक ऑप्शन बिल्कुल सही है।
ठीक है। अनन्या, अन्या से अनन्या, प्रभा खेतान, हाद से रमणिका गुप्त, रसीदी टिकट अमृता प्रीतम। और हम व्याख्या में देख लेते हैं। आत्मकथा प्रकाशन वर्ष दे रखा है और आत्मकथाकार दे रखा है। कली यह भी और एक कहानी यह भी 1907 में प्रकाशित है मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा। अन्या से अनन्या 2007 में प्रकाशित प्रभा खेतान जी की आत्मकथा। हाद से 2005 में प्रकाशित रमणिका ठाकुर गुप्ता की है भाई। रसीदी टिकट 1976 में प्रकाशित अमृता प्रीतम की रचना है। कस्तूरी कुंडल बसे गुड़िया भीतर गुड़िया, ठीक है, 2 भाग में मैत्री पुष्पा जी की आत्मकथा है ये, ठीक है। कस्तूरी कुंडल बसे भाग 1 2002 में प्रकाशित है। गुड़िया भीतर गुड़िया भाग 2 2008 में प्रकाशित है भाई। निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। ग्लोबल गांव के देवता, झूठन, मुक्ति पर्व और छप्पर, ठीक है। तो झूठन है ये किसकी रचना है? ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है भाई। तो बी का 5 हमारा ओनली सी ऑप्शन में है, इसलिए सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। और हम व्याख्या में देख लेते हैं। तो व्याख्या में है भाई, रचना, प्रकाशन वर्ष, रचनाकार और विधा, ठीक है। ग्लोबल गांव के देवता रणेंद्र जी की रचना है और ये उपन्यास विधास में है। झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का ये आत्मकथा 1997 में प्रकाशित हुआ। मुक्ति पर्व मोहनदास नेमिष राय का, ये भी एक उपन्यास है, 1999 में प्रकाशित हुआ। छप्पर जयप्रकाश करदम का है, ये भी एक उपन्यास है, 1994 में प्रकाशित हुआ। संतप्त ये सूरज सिंह चौहान जी का है, आत्मकथा है, ये 2006 में ये प्रकाशित हुई थी। उक्तियां दे रखे उनके रचनाकार हम देखते हैं। गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग, तो ये किसकी पंक्तियां रहेंगी? तो ये भाई तुलसीदास जी की पंक्ति है। ए का 5, तो ए का 5 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। ए का 5 हमारे बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है भाई। तो बी ऑप्शन ठीक है। आगे देख लेते हैं। अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, ये बिहारी दास की है। अति सुदो स्नेह को मारग है घरानंद की है। बसो मेरे नैनन में नदलाल, ये मीराबाई की रहेगी भाई। व्याख्या में देख लेते हैं यहाँ पे। गोरख जगाए लोग भक्ति भगाए लोग तुलसीदास की है। अनबूढ़े शबंग बिहारी की। अति सुदो प्रेम कुमार का घनानंद, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीराबाई की है। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करी के, छूटती सूरदास जी की पंक्ति रहेगी। आगे फिर उक्तियों को उनके ग्रंथकारों के साथ मिलान करना है। काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ है भाई ये, और काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है, ठीक है। परदोष है शब्दार्थ है, सगुणावलंकृति पुनः क्यापी, तो ये मुम्मट की रहेगी, पुनः क्यापी। तो ए का 3, तो ए का 3 देख लेते हैं अपने किस ऑप्शन में है। ए का 3 अपने डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई, ठीक है। आगे है प्रज्ञान व कौशलशालिनी परबीता मता, ये भट्टोत की है। आगे है तो बी का 1 था ना, बी का 1 है और डी का 4 है भाई, सी का 4 है सॉरी, और डी का 5 है, डी का 2 है, डी का क्या है 2 है। ये तुलसी की है। कृति भरिति भूति भल, सोई सुश्रीसम सब कहे हित, तुलसी की है। न कांतमपि निर्भुम विभाति वनिता, मुखम, ये भामा की है। आगे देख लेते हैं व्याख्या में। परदोष पुनः क्यापी मम्मट की है। प्रज्ञा मता, ये भट्टोट की है। न कांतमपि मुखम, ये भामा की है। कीर्ति हित होई, ये तुलसीदास की पंक्ति रहेगी। और जायसे की है कवि व्यास रस कवेलापुरी, दुरही नियर नियर भादुरी, ये जायसी जी की पंक्ति है भाई। आगे है फिर कृतियाँ दे रखी उनके लेखों के साथ हमको इनको मिलान करना है, तो मिलान करते हैं भाई। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्ट, तो कार्ल मार्क्स की है, ए का 3। द यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, ये टी.एस. इलियट की है। तो ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। और हम व्याख्या में देख लेते हैं। कृति है और लेखक है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये कार्ल मार्क्स की है। द यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, ये टी.एस. इलियट की है। इल्यूजन एंड रियलिटी, कोर्डवेल की है। द पोएटिक इमेज, ये सी.डी. लेविस की है। कल्चर एंड अनार्की, मैथ्यू आर्नल्ड की रचना रहेगी। निर्देश ये आगे है भाई।
एक गद्यांश दे रखा है, उसको पढ़ के हमें 41 से 45 तक क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आजाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शांति समुंदर की तरह विशाल और गहरी या आकाश की तरह स्थिर और अचल होते हैं। वे कभी चंचल नहीं होते। रामायण में वाल्मीकि जी ने कुंभकर्ण की गाढ़ी नींद में वीरता का एक चिन्ह दिखलाया है। सच है, सच्चे वीरों की नींद आसानी से नहीं खुलती। ये सत गुण के शीर समुद्र में ऐसे डूबे रहते हैं कि इनको दुनिया की खबर ही नहीं होती। वे संसार के सच्चे परोपकारी होते हैं। ऐसे लोग दुनिया के तख्ते को अपनी आंख की पलकों से हलचल में डाल देते हैं। सब ये शेर जाग कर गरजते हैं, ठीक है। तब सदियों तक इनकी आवाज़ की गूंज सुनाई देती रहती है और सब आवाज़ें बंद हो जाती है। क्वेश्चन आंसर करते हैं। सच्चे वीर पुरुष कैसे होते हैं? तो कैसे होते हैं? धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देखते हैं। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी आकाश की तरह शीतल और अचल होती है। कुंभकर्ण का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? तो किस संदर्भ में किया गया? वीरता के संदर्भ में किया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कुंभकर्ण की गाढ़ी नींद का उल्लेख वीरता के संदर्भ में किया गया है। सच्चे वीरों की नींद आसानी से नहीं खुलती। ये सतव गुण के शीर समुद्र में डूबे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब सच्चे वीर जाकर शेर की तरह गरजते हैं तो क्या होता है? तो क्या होता है? सदियों तक उनकी आवाज़ की गूंज सुनाई देती है। सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सच्चे वीर के मन की गंभीरता कैसी होती है? तो समुद्र की तरह विशाल और आकाश की तरह स्थिर होती है। अगला क्वेश्चन है, इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? सच्ची मानवता, सच्ची दयालुता, सच्ची धीरता, सच्ची वीरता। तो सच्ची वीरता भाई। कथोपकथन है 46 से 50 तक, ठीक है। ये देखते हैं। स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन है भाई। स्थापना, चिंतन की अपेक्षा कर्म सत्य के अधिक समीप होता है। बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि कर्म में सक्रियता और व्यवहारिकता होती है। बिल्कुल सही है। ए भी सही है और आर भी सही है, तो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देखते हैं। चिंतन में काल्पनिकता का समावेश होता है, क्योंकि कल्पना व्यक्ति अपने मानसिक स्थिति के अनुसार करता है, जबकि कर्म में सत्य ज़्यादा होता है, क्योंकि कर्म सक्रिय एवं व्यवहारिक भी होता है। स्थापना है, भाषा ही एकमात्र साधन है जो अन्य पशुओं से मनुष्य को पृथक करती है। बिल्कुल सही है भाई। भाषा ही एकमात्र साधन है जो अन्य पशुओं से मनुष्य को पृथक करती है, क्योंकि भाषा केवल मनुष्य की अर्जित संपत्ति। तो ये सही है पहला, और दूसरा क्या है? गलत है, यानी डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। मनुष्य तथा पशु में अंतर के कई कारण हैं, मात्र भाषा ही एकमात्र साधन नहीं जो मनुष्य को पशुओं से पृथक करती है। भाषा मनुष्य की अर्जित और सर्वोत्तम संपत्ति भी है। 48वां क्वेश्चन है, सीखने का प्रयत्न किए बिना सिखाने की लालसा विफल होती है। बिल्कुल सही, क्योंकि सिखाने के लिए सीखने की आवश्यकता नहीं है। ये गलत है। सिखाने के लिए भी सीखने की आवश्यकता बहुत जरूरी है। डी आंसर बिल्कुल सही है। अगर किसी मनुष्य में सीखने में रुचि नहीं रखी जाती तो सिखाने में पूर्ण सफलता कभी नहीं हासिल किया जा सकता। सिखाने के लिए सीखने की आवश्यकता होती है। जो मनुष्य स्वतः निपुण या कौशलपूर्ण हो वह दूसरों को कुछ सिखा नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है, लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति, सानिध्य या उपभोग से जी नहीं भरता। ये बिल्कुल सही है। तरह, क्योंकि मनुष्य नहीं चाहता कि उसकी प्राप्ति बार बार हो। ये क्या है? गलत है, तो बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देखते हैं। जिस वस्तु के प्रति मनुष्य का लोभ होता है वह चाहता है कि वह वस्तु से बार बार मिले। लोभ किसी वस्तु के प्रति लगाव या चाहत उत्पन्न करता है, जिससे मनुष्य उसका सानिध्य या उपभोग चाहता है। अगला क्वेश्चन है, फिर यही है भाई अगला क्वेश्चन, स्थापना और तर्क वाला, ठीक है। और ये अपना आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। कविता ही मनुष्य के हृदय को सवार संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती। बिल्कुल सही है। तर्क, क्योंकि कविता मानव के हृदय को व्यापक नहीं बनाती। ये गलत है भाई, तो सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ये सही, आर गलत।
व्याख्या में देख लेते हैं। कविता ही मनुष्य के हृदय को सवार संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतिविधियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। कविता मानव हृदय को व्यापक बनाती है। तो इसके साथ भाई आज अपने प्रैक्टिस सेट के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। और PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाता है, तो उसको भी ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।